हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत समय पहले की बात है जब इंसान जंगलों में रहता था। तब कोई भाषा नहीं थी, सिर्फ मौन था। और उस मौन में इंसान जो था वो अकेला था। तब के इंसानों को हम आदि मानव कहते थे। आदि मानव जंगलों में रहता था। वो पेड़ पौधे पक्षी सबको देखता था और उनसे वो बातें नहीं कर सकता था। उसके दिल में बहुत कुछ था पर वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता था। उसकी आंखें आसमान तकती थी, मानो वो पूछ रहा हो कि क्या उसके जैसा कोई और भी रहता है इस जंगल में। इसी अकेलेपन में वो एक दिन किसी और को देखता है, ठीक उसी के जैसा। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में बहुत से सवाल हैं पर भाषा नहीं थी कि वो अपने सवालों को पूछ सके। बस एक उम्मीद थी कि चलो मेरे जैसा कोई और भी रहता है इस जंगल में। एक ने हाथ बढ़ाया और दूसरे ने हाथ थाम लिया। यहीं पहली बार इंसान जुड़ा, बिना बोले। ये संवाद का पहला क्षण था। यहीं से शुरुआत हुआ संकेतों का खेल। मुंह की ओर इशारा करता तो बताता कि उसे भूख लगी है। वो हाथ उठाता तो खतरे का इशारा करता। सिर हिला के हाँ या ना का इशारा करता। और धीरे धीरे ये इशारे उसके जीवन के जरूरी हिस्सा बन गए। धीरे धीरे ये इशारे भाषाओं में बदलने लगे और हाव भाव में ढलने लगे। एक दूसरे को देखने का अंदाज, मुस्कुराने का तरीका, भौं चढ़ाने का तरीका, सबके अर्थ लगने लगे। पर मौन की ये भाषा अभी भी बहुत सीमित थी। ये सिर्फ कुछ इशारों तक ही सिमटी हुई थी। पर इंसानों के भीतर कुछ और जन्म ले रहा था। एक तरह का आवाज, जैसे खतरा को देख के अपने कबीले, अपने लोगों को आगाह करने के लिए एक तरह का आवाज निकालने लगा। जब दर्द होता तो आह की आवाज निकालने लगा। खुशी से निकली हुई हंसी, डर से निकला हुआ सिसकी, इन आवाजों से भावनाएं साफ होने लगी। आवाजें ज्यादा असरदार थी। अब इंसान सिर्फ इशारों में बात नहीं करता था, वो इन आवाजों का प्रयोग करने लगा। जब वो घायल होता तो आह की आवाज निकालता, जिसे सुनकर आसपास के लोग समझ जाते कि कुछ गड़बड़ हुआ है। वो खुश होता तो हंसने लगता, जिसे लोग समझते कि खुश होने का समय है। इसी तरह धीरे धीरे वो पेड़ों की तरफ देख के पेड़ों के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया। वो पानी को देखा तो पानी के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से हर चीज को वो एक नाम देने लगा। अब इंसान सिर्फ संकेत नहीं दे रहा था, अब वो वस्तुओं को पहचानने लगा था उसके नाम से। साथ ही दूसरों को बताने लगा था कि इस वस्तु को इस नाम से पुकारा जाता है। धीरे धीरे इन शब्दों का संवाद बनने लगे। लोग एक दूसरे को शब्द सिखाते। जो बड़ा होता वो छोटों को सिखाने लगा। वो छोटों को वस्तुओं की पहचान करना सिखाने लगा। बड़े बुजुर्ग जो थे वो गुफाओं पे चित्र बनाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे आग की खोज हुई। फिर आग के चारों तरफ बैठ के बच्चों को कहानी सुनाने लगे। उन्हीं में से कोई धीरे धीरे इन शब्दों को गुनगुनाने लगा, जो आगे जाके गीत बना। अब भाषा केवल एक संवाद नहीं था, वो धीरे धीरे संस्कार बनने लगा। धीरे धीरे भाषाओं में कविताएं आई, गीत आए, प्रार्थना आए। लोग साथ में मिलकर गाते थे, नाचते थे। हर शब्द, हर लय अब उनके अस्तित्व का हिस्सा बनने लगा था। यह सामूहिकता भाषा से आई थी। अब इंसान एक समूह में रहने लगा। धीरे धीरे गांव बनने लगे। माता पिता बहन भाई जैसे रिश्ते विकसित होने लगे। भाषाओं ने नियम दिए, रीतियां दी और धीरे धीरे इन भाषाओं ने एक सभ्यता का रूप ले लिया। भाषाओं से धर्म पैदा हुए, धर्म से आस्थाएं बनी, आस्थाओं से उत्सव बने और उत्सव से परंपराएं बनी। हर भाषा का अपना साहित्य था, अपनी गीत थी, अपनी गाथाएं थी। और ये सिर्फ एक समूह में नहीं हो रहा था। हर कुछ किलोमीटर पे अलग अलग समूह बन रहे थे जो अलग अलग भाषाओं का निर्माण कर रहे थे। अब लोग अलग अलग भाषाओं से ईश्वर को पुकारने लगे थे और उसी भाषा में एक दूसरे से वादा करते। अब ये भाषा लोगों की आत्मा बन चुकी थी। पर जहाँ भाषाएं थी वहाँ दूरियां भी आईं। हर पहाड़ पे एक नई भाषा, हर नदी के पार एक नया लहजा। भाषा पहचान बन गई और धीरे धीरे टकराव का कारण भी। तुम मेरी भाषा को नहीं जानते, तुम मेरे लहजे को नहीं समझते, ये वाक्य अब एक दीवार जैसा बनने लगी। कई बार कोई किसी दूसरे को मारने लगा था क्योंकि वो दूसरी भाषा बोलता था, वो उनके जुबान को नहीं समझता था। और फिर अलग अलग भाषा बोलने वालों का एक साम्राज्य बनने लगा। धीरे धीरे राजा महाराजा उसी भाषा के बनने लगे और फिर एक बड़ा समाज का विस्तार हुआ। और आज जब हम राजा महाराजाओं को पीछे छोड़ के एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तभी भाषाओं का ये टकराव कम नहीं हुआ है। लोकतंत्र में नेताओं ने भाषाओं को एक राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो भाषा जोड़ने के लिए बनी थी अब लोगों को तोड़ने लगी। भारत एक अनोखा देश जहाँ हर कुछ किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक
हजारों भाषाएं हैं। भारत का संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है और हर राज्य को अपने भाषा में काम करने की अनुमति देता है। पर भारत की जो राज्य भाषा है जो कि हिंदी है, और ये हिंदी कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जोड़ने का काम करती है। अगर कोई बिहार का आदमी महाराष्ट्र चला जाए, अब वो मराठी नहीं जानता, तो वहाँ के लोगों से हिंदी में कनेक्ट करने का ट्राई करता है, जबकि हिंदी उसकी भी अपनी जुबान नहीं है। बिहार के लोग मुख्यतः भोजपुरी या मैथिली बोलते हैं। उसी तरह गुजरात का लोग अगर तमिलनाडु में चला जाए तो वहाँ की स्थानीय भाषा को नहीं जानता, तो वो वहाँ पे बोलने के लिए, वहाँ पे कनेक्ट करने के लिए हिंदी का प्रयोग करता है। उसी तरह बंगाल का व्यक्ति अगर राजस्थान में चला जाए तो वो राजस्थान की लोकल लैंग्वेज में नहीं बात करता, वो हिंदी को एक कनेक्टिंग लैंग्वेज की तरह यूज करता है। पर हिंदी कोई जबरदस्ती नहीं है, यह एक माध्यम है लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का। क्योंकि भारत के सभी लोग अंग्रेजी नहीं जानते, वो अंग्रेजी नहीं बोल सकते, पर वहाँ पे हिंदी जो है उनकी मदद करती है। भारत में अधिकांशतः लोग जो बिजनेस करते हैं, जो छोटे मोटे व्यापार करते हैं, जो कहीं जाके काम करते हैं, उनकी शिक्षा बहुत अच्छी नहीं हुई है। वो हिंदी समझते हैं, वो चाहे किसी भी जगह के लोग हों, वो किसी भी राज्य के लोग हों, हिंदी समझते हैं, पर उनके लिए अंग्रेजी सीखना बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि किसी दूसरे राज्य में जाएं जहाँ पे वो उस राज्य की भाषा को नहीं समझते, वहाँ वो हिंदी में कनेक्ट करने का ट्राई करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बाकी भाषाएं कमजोर हैं या हिंदी से कहीं भी वो कमतर हैं। भारत की हर भाषा अनोखी है और सबके अपने इतिहास हैं। कोई भाषा किसी से कम या ज्यादा नहीं है। शब्दों का मतलब बोलना नहीं, जोड़ना होता है, और भाषा एक दीवार नहीं, एक पुल है जो दो लोगों को जोड़ती है। जब आदि मानव ने पहली बार बोला था या पहली बार वो भाषाओं को सीख रहा था, तब उसका मतलब सत्ता पाना नहीं था या सत्ता पाने के लिए किसी एक भाषा को कमतर बताना नहीं था। वो भाषाओं का इस्तेमाल करता था लोगों से जुड़ने के लिए। आज हमारे पास हजारों भाषाएं हैं, पर क्या हम सभी भाषाओं को एक बराबर सम्मान दे पाते हैं? क्या हम सभी भाषाओं को वैसा ही ट्रीट करते हैं जैसा हम अपने मदर टंग को करते हैं? भाषा का काम जोड़ना है। यह वो बंधन है जो लोगों को जोड़े रखता है। भाषा का जो धागा है वो कभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भाषा का धागा टूटेगा तो संबंध टूटेगा, और अगर संबंध टूटते हैं तो समाज खोखला होता चला जाता है। तो अगली बार अगर आप किसी के भाषा को नीचा दिखाने का कोशिश करें या अपनी भाषा को उससे बेहतर बताने की कोशिश करें, तो ये ध्यान में जरूर रखना कि भाषा तो एक माध्यम है लोगों से जुड़ने का। और अगली बार जब भी आप किसी दूसरे व्यक्ति से मिलें जो आपकी जुबान नहीं बोलता है, तो आप उसकी जुबान को भी उतना ही महत्व दें, आप उसकी जुबान को भी उतना ही इज्जत दें जैसा आप अपनी जुबान या अपनी मदर टंग को देते हैं। धन्यवाद।